गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट थर्ड में। अपनी बुक है प्रादेशिक विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें अपनी फर्स्ट यूनिट है वो चल रही है। और अपना जो एशिया से संबंधित एशिया के भू आकृतिक प्रदेश है, या कह सकते हैं कि एशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि एशिया के भू आकृतिक प्रदेशों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 भौगोलिक प्रदेश है वो पढ़ा दिए हैं। आज तीसरा है आपका नदियों का मैदान। नदियों का मैदान। कौन कौन से हो चुके हैं अपने? पहला करवाया था मैंने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, या कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरा कराया था मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। ठीक है। और आज अपना तीसरा है नदियों के मैदान। ठीक है। उसके बाद पर्वतमालाएं, और चौथा आपका रह जाएगा उसके बाद में उत्तर की निचली भूमि। ये 5 क्षेत्रों के अंदर एशिया को भौगोलिक आधार पे या भू आकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो अरब का पठार, भारत का पठार और हिंद चीन का पठार, इस तरीके से क्या है, ये पर्वतीय पठार का निर्माण हुआ था। इसके अंदर देखा जाए तो ये क्या है, आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे कठोर ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर आपके लावा से निर्मित निक्षेप के द्वारा बनने वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बना है। हिंद चीन के अंदर भी आपकी क्या है, ये भाग समुद्री भाग के आसपास होने के कारण, दूसरा यहाँ पे नदियों का निक्षेप है वो क्या है, कटाव है वो कम, शरण है वो कम होने की वजह से ये क्या है, आपका कम कटा फटा हुआ भाग पाया जाता है। उसके बाद में आपका था मध्यवर्ती पठार और पर्वत क्रम, जिसके अंदर आपकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिसमें आपका टर्की से शुरू होकर बेरिंग सागर तक इसका विस्तार है, आपकी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है वो पाया जाता है। कहां से? टर्की से लेकर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो बेरिंग सागर है वहां तक इसका विस्तार है वो फैला हुआ है, जिसके अंदर आपकी पामीर के घाट से निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे आपकी किरथर है, हिंदुकुश है, कुल्लुल है, हिमालय पर्वत से निकलने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद में अराकानयोमा है, आपकी हिमालय क्षेत्र के अंदर, असम के अंदर गोरा, खासी, जयंती की पहाड़ियां हैं। और इस क्षेत्र के इसी के अंदर आपकी क्या है, पामीर के घाट के अंदर आपकी जो नानसान जो चीन के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, अल्ताइन पर्वत श्रेणी फैली हुई है, कम चटका है, आपकी चिराकी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में अनादि पर्वत श्रृंखला है देखने को मिलती है। उसके बाद अगर पश्चिम की ओर अगर अपन आते हैं, एशिया के पश्चिमी भाग की ओर अगर आप आते हैं तो अर्मानिया की जो घाट है, अर्मानिया जो पर्वत श्रृंखला है, उससे भी क्या है, आपकी जैग्रोस पर्वत श्रृंखला, अल्बर्ट जो पर्वत श्रृंखला है, उसी के साथ साथ आपकी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आपकी कौन कौन सी है पर्वत श्रृंखला? टारस पर्वत श्रृंखला है, और उसी के साथ साथ आपकी एलब्रूज और जैग्रोसो पर्वत श्रृंखला है, ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, मध्यवर्ती पठार क्रम है वो क्या है, उत्तर से लेकर उत्तरी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग
उत्तरी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, इस तरीके से क्या है मध्यवर्ती पठार के रूप के अंदर फैला हुआ है। इसका मानचित्र मैंने आपको जब भी एशिया का जो वर्णन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको 5 भाग हैं जो अलग अलग रूपों के अंदर फैले हुए हैं मानचित्र में बता दिए थे कि कहां से कहां तक ये 5 रूप के अंदर फैले हुए हैं। आज अपन चर्चा करते हैं नदी के मैदानी भाग की, नदी के मैदानी क्षेत्र की। तो बात करते हैं नदी के मैदानी क्षेत्र में, यानी कि एशिया के अंदर क्या है आपकी अनेक प्रकार की नदियां हैं प्रवाहित होती हैं। अनेक नदियां हैं वो आकर किसका निर्माण करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं। और एशिया के अंदर एशिया का जो धरातल है वो नदियों की क्या है अनेक छोटी और बड़ी नदियों के द्वारा क्या है मैदान का निर्माण करता है। और ये जो मैदानी भाग है वो क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी इस मैदानी भाग के अंदर पाई जाती है और उस मिट्टी को क्या जलोढ़ या कांप मिट्टी कहा जाता है, जो आपकी क्या है नदियों के द्वारा प्रवाहित होने के कारण, निक्षेप के कारण या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा का निर्माण करती है, जिसके कारण ये जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या बन जाते हैं आपके उपजाऊ बन जाते हैं। और एशिया महाद्वीप का विकास है वो क्या है सभ्यताओं के द्वारा क्या है इसका विकास माना जाता है। जैसे आपकी सिंधु घाटी, दजला फरात बेसिन, इन सभ्यता का विकास जो देखा गया है एशिया की प्राचीन सभ्यताओं से ही रहा है। और इसके अंदर क्या है आपके एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया एक आपका सांस्कृतिक विकास का केंद्र है वो भी माना जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं एशिया की, तो एशिया के अंदर आपके क्या है सांस्कृतिक विकास का केंद्र तो माना ही जाता है। यहाँ पे क्या है आपके जनसंख्या का बसाव होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं देखने को मिलते हैं। उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका आता है दजला फरात मैदान। दजला फरात का मैदान, दजला फरात का मैदान। दूसरा आपका सिंधु गंगा व सिंधु का मैदान, तीसरा आपका आता है मिकांग नदी का मैदान। चौथा है सीकियांग का मैदान। पांचवा है यांग टीसी कियांग यांग टीसी कियांग का मैदान। अगला आता है आपका मिनाम का मैदान। उसके बाद आता है आपका मिनांग के बाद हांगो का मैदान, सातवां हांगो का मैदान। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लास्ट इरावदी का मैदान ठीक है। इस तरीके से क्या है ये आपके क्या है जो दजला फरात मैदान है इराक में, गंगा का मैदान, गंगा और सिंधु का मैदान आपका किसमें भारत पाकिस्तान में, मिकांग नदी
मिकांग नदी है उसका जो आपका मैदान है मिकांग नदी का, वो क्या है, हिंद चीन पर्याय में, हिंद चीन पर्याय द्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर। और उसके बाद आपका आता है सीकियांग। ये सीकियांग जो मैदान है वो कहाँ बनाती है, दक्षिणी चीन में, दक्षिणी चीन में। यांगटीसी कियांग नदी है, ये इसका निर्माण आपका मध्य चीन में, मध्य चीन। और उसी के साथ साथ आपका मिनाम जो नदी है वो क्या है आपका थाईलैंड में, थाईलैंड में। और हांगो और इरावदी नदी है म्यांमार में, म्यांमार देश के अंदर। और हांगू जो नदी है वो क्या है, इसका निर्माण आपका लोएस के पठार से, लोएस के पठार वाले पठारी भाग से क्या है निकल कर आपका क्या है हांगो का मैदान बनाती है। और हांगो नदी क्या है, चीन का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है, चीन का शोक इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भयंकर बाढ़ें आती हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, चीन का शोक, चीन का शोक कहा जाता है। किसे, हांगो नदी का। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है, कौन कौन से मैदानों का निर्माण करता है। सबसे पहले दजला फरात का मैदान इराक के अंदर, गंगा सिंधु का मैदान आपका भारत व पाकिस्तान में, उसके बाद मिकांग नदी का मैदान हिंद चीन पर्याय में, और पर्याय हिंद चीन पर्याय में, हिंद चीन पर्याय द्वीप, हिंद पर्याय द्वीप। सीकियांग नदी दक्षिणी चीन का मैदानी क्षेत्र के अंदर, यांगटीसी कियांग नदी मध्य चीन के अंदर मैदान बनाती है, मिकांग नदी का मैदान थाईलैंड में, हांगो नदी है वो लोएस के पठार वाले क्षेत्र में, और इरावदी नदी है वो आपके म्यांमार देश के अंदर क्या है आपका मैदानी क्षेत्र या इरावदी नदी उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो ये आपका क्या है शॉर्ट में है, अभी डिटेल में करवा दूंगी। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं दजला फरात का मैदान। दजला फरात का मैदान देखो, साथ साथ याद करते जाओगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा। दजला फरात का मैदान, दजला फरात मैदान सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये मैदान क्या है, इस मैदान का विस्तार कौन से देश में, इराक में है। इसे मेसोपोटामिया का मैदान भी कहते हैं। दजला फरात नदियां अरारात पर्वत से निकलकर इराक में होती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है, और फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व वे आपस में मिल जाती हैं, और मिलने पर क्या कहलाती हैं, सतल अरब कहलाती है। यहाँ एशिया की क्या है बेबीलोन सभ्यता का भी विकास हुआ है, और इसी के अंदर क्या है आपकी इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है नदियां, अगर ये नदियां नहीं होती तो आपका जो इराक वाला क्षेत्र है, जो आपका अरब का क्षेत्र है, अरब वाले क्षेत्र के पास में ही क्या है आपका इराक देश है। और अगर यहाँ से दजला फरात नदियां नहीं निकलती तो आपका जिस तरीके से अरब मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे भी इसके पास ही क्या है आपका इराक देश के अंदर भी क्या हो जाता, मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता। लेकिन क्या है यहाँ पे दजला फरात नदियों के कारण क्या हुआ, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपके मरुस्थलीय मैदान ना होकर यहाँ नहरों के द्वारा क्या है सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैदान का विस्तार। मैदान का विस्तार
इराक में हुआ। दूसरी क्या है? दजला फरात नदियां अरारात पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। यहाँ दजला फरात नदियों के कारण इराक देश में उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है आपकी कौन सी बेबीलोन सभ्यता का भी विकास माना जाता है। और नहरों द्वारा इस मैदान पर सिंचाई इस मैदान पर सिंचाई कार्य किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? नहरों के द्वारा यहाँ पे क्या है? कृषि कार्य है किया जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन से पर्वत से निकलती है? अरारात पर्वत से निकलकर कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी के अंदर ये गिरती है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका? उपजाऊ मैदान होने के कारण। किसके कारण उपजाऊ मैदान किसके कारण हुआ? दजला फरात नदियों के प्रवाहित होने के कारण इराक जो देश है वो क्या है? उपजाऊ मैदान के रूप में सामने आया है, जिसके कारण यहाँ पे अरब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका प्रभाव इराक देश के अंदर कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा आता है आपका सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान, देखो सिंधु गंगा मैदान की अगर बात करते हैं तो भारत व पाकिस्तान व भारत देश में यह उपजाऊ मैदान मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैदान मिलता है और इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। इस मैदानी भाग के अंदर क्या है आपकी बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और आपकी गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारे क्या है नदियों का आपका एक मैदानी क्षेत्र है भारत के अंदर। तो यहाँ पे क्या है अनेक नदियां, अनेक सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है इस क्षेत्र को क्या कर देती है? मैदानी भाग को उपजाऊ कर देती है। और सिंधु घाटी सभ्यता एशिया के अंदर एक प्रसारित
हुई आपकी सभ्यता के रूप के अंदर क्या हुई है, ये इसको क्या है, आर्य संस्कृति इसी मैदान में क्या है, विकसित हुई है। और यहाँ पे क्या है, आपके प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान है वो देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्य संस्कृति मैदान की। यहाँ आर्य संस्कृति मैदान का आर्य संस्कृति मैदान के रूप में विकसित हुआ। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपकी अनेक जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, जैसे जो गंगा व सिंधु की सहायक नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जिससे इस भाग को उपजाऊ बनाया है। और यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला इरावदी का मैदान। तीसरा है इरावदी का मैदान। इरावदी के मैदान की अगर बात करते हैं तो इरावदी मैदानी क्षेत्र है, कहां पे देखने को मिलता है, यह है म्यांमार देश में उपजाऊ मैदान के रूप में मिलता है। ठीक है, कौन से देश में, म्यांमार देश में। और इस क्षेत्र की क्या विशेषता पाई जाती है, यहाँ पे क्या है, आपकी जो काप मिट्टी है वो उसकी जो मोटी परत है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे चावल की कृषि है वो अधिक की जाती है। यहाँ उपजाऊ मृदा की सैकड़ों मोटी परत, उपजाऊ मृदा की सैकड़ों मोटी परत पाई जाती है। यहाँ चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, कौन सी कृषि, यहाँ पे चावल की कृषि है वो मुख्य रूप से की जाती है। और म्यांमार जो क्षेत्र है इरावदी का, यहाँ पे जनसंख्या का बसाव है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला आता है आपका मिनाम का मैदान। मिनाम का मैदान की अगर बात करते हैं तो ये आपके कौन से देश के अंदर,
थाईलैंड के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, मिनाम नदी है वो प्रवाहित होती है और ये क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने के कारण बड़ी मात्रा के अंदर क्या है, कांप मिट्टी का निक्षेपण करती है और ये मिट्टी क्या होती है, आपके उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे बागाती कृषि की जाती है। इसका विस्तार थाईलैंड देश में मिलता है। यहाँ मिनाम नदी उपजाऊ मृदा मिट्टी का निक्षेपण करती है, जिससे बागाती कृषि मुख्य रूप से की जाती है। और इरावदी नदी पे कौन सी कृषि की जाती है, चावल की कृषि। और मिनाम नदी के ऊपर कौन सी कृषि की जाती है, बागाती कृषि, जिनके बाग बना के काफी दूर के अंदर क्या है, बाग बनाए जाते हैं और बाग के रूप में क्या है, इन फसल कृषि कार्य है वो किया जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे मिकांग नदी की। मिकांग नदी है जो आपके हिंद चीन प्रायद्वीप के अंदर देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया। उसके बाद आपकी आती है मिनाम। मिकांग नदी मिकांग का मैदान, यह नदी हिंद चीन प्रायद्वीप क्षेत्र में उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। और यहाँ पे कृषि कार्य की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है, आपकी चावल और चाय की कृषि है वो की जाती है। और इसका विस्तार थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस के अंदर देखने को मिलता है। इसका विस्तार वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और उसी के साथ साथ थाईलैंड में मिलता है। यहाँ चावल व चाय की कृषि उपजाऊ मैदान में की जाती है। देखो
मैदानी क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक तो क्या है आपका उपजाऊ क्षेत्र है। फिर उनके बारे में दो तीन चीजें याद रखो, कौन से देश में ये मैदान है वो विस्तृत रूप में फैला हुआ है, कौन सी कृषि की जाती है और कौन सा मैदानी क्षेत्र है और कौन से मैदानी क्षेत्र के अंदर आपका जो सभ्यता का विकास हुआ है। ये छोटी छोटी बातें इनके अंदर ध्यान रखनी है। फिर आता है सीकियांग का मैदान। सीकियांग का मैदान, सीकियांग के मैदान की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, दक्षिणी चीन के अंदर, दक्षिणी चीन में उपजाऊ मैदान के रूप में मिलता है। और यहाँ पे देखा जाए सीकियांग नदी का, तो सीकियांग नदी है वो क्या है, इसका निर्माण करती है और प्रशांत महासागर के अंदर यह गिरती है। प्रशांत महासागर से पहले क्या है, ये उपजाऊ मैदान का निर्माण कर देती है। और यहाँ पे भी क्या है, चाय और चावल के कृषि है वो की जाती है। यह है प्रशांत महासागर में गिरती है। गिरने से पहले यह सीकियांग के मैदान का निर्माण करती है और यहाँ पे क्या है, चाय व चावल की कृषि की जाती है। किस किस की, चावल और चाय की कृषि है मुख्य रूप से यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे इसका जो विस्तार है वो तंग और संकरे मैदान के रूप में पाया जाता है। इसका मैदान तंग व संकरे रूप में मिलता है। संकरे और तंग रूप के अंदर ये मैदान है वो देखने को मिलता है। उसके बाद चर्चा करते हैं यांगटीसी कियांग नदी का मैदान। और ये कहाँ पे है, यांगटीसी कियांग नदी का मैदान आपके मध्य चीन के अंदर देखने को मिलता है। सातवां है यांगटीसी कियांग का मैदान। यांगटीसी कियांग का मैदान, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो यह मैदान मध्य चीन में मिलता है, मध्य चीन के अंदर मिलता है। और यह भी क्या है, आपका उपजाऊ क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। कौन सी नदी के द्वारा आपका मैदान बनता है, यांगटीसी कियांग के द्वारा मैदान बनता है। इसका रेड बेसिन मैदान क्या है, इसका रेड बेसिन प्रसिद्ध मैदानी भाग है। इसका रेड मैदानी भाग प्रसिद्ध है। रेड मैदानी भाग क्या है, प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी चावल की कृषि है, चावल और गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ चावल व गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या
सघन, सघन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सघन पाई जाती है। ठीक है, लास्ट आपका बचता है हांगो का मैदान। हांगो के मैदान को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है। इसका निर्माण हांगो पीली नदी द्वारा, इसका निर्माण हांगो या पीली नदी द्वारा बहाकर लाई गई लोयस पठार से हुआ है। और यहाँ पे क्या है आपका, पीले मैदान के रूप में उत्तरी चीन का विशाल पीला मैदान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी चीन का विशाल पीला मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपकी उत्तरी भाग से जो ये नदी का जो प्रवाह है, इसका मार्ग है वो क्या है, ऊंचा होने के कारण हर साल क्या होता रहता है, बदलता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या आती है, भयंकर बाढ़ें आती हैं। इस मैदान के नदी का तल अन्य भाग से ऊंचा होता है। अन्य जो नदी प्रवाहित होती हैं, इस नदी का ढाल अन्य की तुलना में, अन्य नदियों की तुलना में ऊंचा होता है, जिससे भयंकर बाढ़ें आती हैं। ऊंचा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे क्या होता है, भयंकर बाढ़ के रूप में यहाँ पे जो बाढ़ आती है, इसलिए इसे क्या है, चीन का शोक कहा जाता है। और इस क्षेत्र में क्या है, आपके विश्व के प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान के रूप में गेहूं की कृषि है यहाँ पे की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गेहूं की कृषि विश्व प्रसिद्ध विशाल मैदान के रूप में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस तरीके से क्या है, आपकी नदियों के मैदान का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। कितने मैदानी क्षेत्र हैं? 8 मैदानी क्षेत्र हैं, 8 मैदानी भाग हैं। एशिया के भाग में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका आता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा सिंधु का मैदान, आपका
जो सिकियांग नदी है, सिकियांग है, यांगटे सिकियांग नदी है, मिकांग नदी है, मिनाम नदी है। उसके बाद आपका आता है दजला फरात नदी है, हांगो का मैदान है, इरावदी नदी का मैदान है। तो इस रूप के अंदर अलग अलग देशों से ये निकलती है, अलग अलग क्षेत्रों से निकलती है। और ये क्या है, इन देशों के अंदर अनेक प्रकार के जो मैदानी क्षेत्र बनाती है, और इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर आपकी उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, अधिक कृषि कार्य है वो भी किया जाता है। और इन सब मैदानी भाग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या का बसाव है वो भी अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता है। और भारत के साथ साथ यहाँ पे क्या है, आपकी अनेक जो देश हैं, जैसे आपके इराक है, ईरान है, इराक है, आपका ब्रह्मा है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, चीन का जो क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में भी क्या है, कृषि कार्य है वो क्या है, उपजाऊ क्षेत्रों के रूप में किया जाता है। और जहां पे उपजाऊ भाग होगा वहां पे क्या है, जनसंख्या का बसाव है अधिक देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।